Hello my dear friends, this is Preeti Ram and you are welcome to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम DSSB PGT कॉमर्स जो सोल्यूशन करवाएंगे ये फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन. एज यू नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड TGT या PGT टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो किस तरह के क्वेश्चन पुट करती है और आपको कितनी तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं सो दैट आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, साथ में आपको आइडिया हो जाए कि DSSB किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखता है क्वेश्चन पेपर में. ये उसकी सेकंड वीडियो है और हम इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन 100% हो, आप पूरा स्कोर कर पाएँ और आपकी कहीं भी लैकिंग ना रहे. तो माय डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल से अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 19. bonds that are sold outside the country in whose currency they are denominated are called. क्वेश्चन कह रहा है जब हम कोई बॉन्ड सोल्ड करते हैं आउटसाइड द कंट्री, मीन्स डोमेस्टिक कंट्री में नहीं, फॉरेन कंट्री में, उसकी करेंसी से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेट कर देते हैं. आउटसाइड कंट्री की बात कर रहे हैं, हुज करेंसी दे आर डिनोमिनेटेड आर कॉल्ड. जिस डिनोमिनेट करते हैं उस करेंसी को क्या कहते हैं. फर्स्ट, समुराई बॉन्ड्स, यंकी बॉन्ड, यूरो बॉन्ड्स या फिर फॉरेन बॉन्ड्स. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक तरह से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं. ओके, क्या होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. हम डोमेस्टिक मार्केट में आपको पता है कि हम डिबेंचर बोलते हैं, इस तरह से बॉन्ड्स भी होते हैं. ये एक तरह से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं. अगर कोई कंपनी, कोई फर्म आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड डोमेस्टिक कंट्री, किसी अदर कंट्री से अगर पैसा उठाना चाहती है, बोरो करना चाहती है, तो वो क्या करती है, आउटसाइड कंट्री के अपने बॉन्ड्स को सेल करती है ताकि उसके पास पैसे आ जाए और वो एज ए इंटरेस्ट जो उनके बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको एज ए इंटरेस्ट पे कर दे. तो वो कह रहे हैं कि जब वो वहाँ पे सेल करती है तो किसको डिनोमिनेटेड करती है, कि करेंसी के साथ. तो बताइए वो कौन सी होती है. तो वो होती है माय डियर फ्रेंड्स यूरो बॉन्ड्स. ओके, ये यूरो बॉन्ड्स होते हैं जो अदर कंट्री में सेल किए जाते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20. A and B are partner sharing profits and losses in the ratio 3:2. A और B पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. एज की कैपिटल दे रखी है 30,000, बी की कैपिटल दे रखी है 15,000. दे एडमिटेड सी, थर्ड पार्टनर और आ जाता है, एग्री होते हैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिम, उनको उसको देने के लिए कि आपको 1/5 प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा. तो कह रहे हैं कि हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन इट टूवर्ड्स हिज कैपिटल. क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बताइए, उनको ये दे दी उन्होंने, उसने सी की कैपिटल नहीं दी लेकिन उन्होंने दे दिया कि वो जो टोटल है उसका 1/5 शेयर का हिस्सा दे देंगे, मतलब एज ए प्रॉफिट दे देंगे. तो आपको बताना है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा सो दैट उसको ये शेयर मिल जाए, प्रॉफिट शेयर. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि उसको 1/5 मिल रहा है, मीन्स मान लीजिए एक चीज़ के अगर 5 पार्ट होते हैं, 5 हिस्से होते हैं, तो उसको उस 5 में से 1 मिल रहा है. ठीक है, अगर उसको सी को मिल रहा है 1/1/5, तो इसका मतलब जो बच गया 1 माइनस 1/5, कहने का मतलब है 1 माइनस 1/5 जो बच गया, जो बचेगा 4/4/5, वो कौन मिलेगा, A प्लस B को मिलेगा. ठीक है, और जिनकी कैपिटल आपको दे रखी है 30,000 और 15,000, मीन्स इन दोनों को मिलकर, ये जो इनकी दोनों की मिल गई, मिलकर बनी कितनी है 45,000 इनकी मिली है. इनको दोनों को रेशियो ये मिलेगा, ये प्रॉफिट है इन दोनों का टोटल शेयर रेशियो.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 4/5 है, तो इसका मतलब अगर वो 4/5 प्रॉफिट शेयर ले रहे हैं तो इसको जो अगर अपोजिट कर देते हैं 5/4, तो एक टोटल वैल्यू निकल जाती है, किसकी? टोटल कैपिटल निकल जाती है, मतलब एक बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल लगा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम जो लास्ट में सी की कैपिटल, ये तो किसकी वैल्यू आ गई? टोटल फर्म की वैल्यू आ गई कि कितनी कैपिटल इसके अंदर लगेगी, टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल है। अगर हम इसको 1/5 से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की कैपिटल की वैल्यू जो ये है, ये तो टोटल है और हमें निकालनी कितनी है? देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है? टोटल वैल्यू है फर्म की। ओके, हमें निकालनी है सी की, जिसको मिल रहा है 1/5। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 5 डिवाइड होगा और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 11,500। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सी की कैपिटल कि वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st. What is the term for the action in which manager analyze the current situation and then develops plans to accomplish its mission and achieve its goals? वो कह रहे हैं वो कौन सी टर्म ऑफ एक्शन, देखो टर्म फॉर एक्शन, एक्शन की बात कर रहा है जिसके अंदर मैनेजर एनालाइज करता है करंट सिचुएशन को और देन डेवलप करता है अपने प्लान को कि वो क्या कर सके, अपने मिशन को और उस अकम्प्लिश करते हैं मिशन को, सो दैट ही कैन अचीव इट्स गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स। तो उस एक्शन को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, सेकंड फंक्शनल प्लानिंग, थर्ड स्वोट एनालिसिस एंड फोर्थ सिनर्जी प्लानिंग। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आई होप आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्वोट एनालिसिस को टिक करेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इसका ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्वोट एनालिसिस एक कंप्लीट मेथड है, लेकिन और यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को और फिर आंसर दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम इसके गो थ्रू हो जाते हैं। देखिए स्वोट एनालिसिस इज प्लानिंग मेथडोलॉजी, ये एक प्लानिंग मेथडोलॉजी है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसमें वो हेल्प करती है एक स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए टू मीट गोल, इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड कीप द बिजनेस रेलिवेंट। समझ में आया ना कि स्वोट एनालिसिस एक तरह से क्या है, एक मेथडोलॉजी है, प्लान करने, स्ट्रेटेजिक प्लान करने की मेथडोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे एक्शन पूछा गया है। ओके, ए स्टडी अंडरटेकन बाय अ ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वोट का ही डेप वो दे रखा है, आपको पता है ना। एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी एंड टी डिनोट्स थ्रेट्स। तो उनको ये यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, एक तरह का प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट्स डिफाइंड गोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चूज करता है कि हमें कौन सा प्रोसेस लेना है, कौन सा प्रोसेस अडोप्ट करना है कि वो उसके अंदर जो कुछ स्टेप्स होते हैं उनको लेकर अपने डिफाइंड गोल को अचीव कर पाए। ओके, तो एक तरह का एक एक्शन है ये। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 22। हाउ इज फ्री कैश फ्लो कैलकुलेटेड? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम अपनी फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपके सामने ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इनमें से एक फॉर्मूला है जिसमें फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट किया जाता है। हम इनको डिटेल में पढ़ने से अच्छा है हम देख लें कि फ्री कैश फ्लो होता क्या है और हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो फ्री कैश फ्लो होता है, फ्री कैश फ्लो जिसको FCF बोलते हैं, इज द कैश फ्लो अवेलेबल फॉर द कंपनी टू रीपे क्रेडिटर और पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर। देखो फ्री कैश फ्लो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कंपनी के पास अपने जो खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ से जो उनके पास जनरेट होता है रेवेन्यू प्रॉफिट,
तो उसमें से क्या करते हैं, वो अपने जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर वो उनको डिविडेंड देना होता है, उनको निकाल कर जो बच जाता है उसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो। सो दैट अब जो ये जो उसके खर्चे निकालने के बाद जो बच जाता है उसको अब वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक तरह से क्या है, फ्री कैश फ्लो आपका निकल आता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला दे रखा है। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कैश हमें मिला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से लेस कर देंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया है, जो मनी हमने अर्न की थी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, तो क्या होता है इसके लिए, वो क्या करेगा, अपने जो इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर दिया जाएगा और साथ में डिविडेंड को पे कर दिया जाएगा। पे करने के बाद और जो एक्सपेंडिचर उनको करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, फ्री कैश फ्लो होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23rd। कम्युनिकेशन सर्व्स 4 मेजर फंक्शंस विद इन अ ग्रुप, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन कह रहा है एक कम्युनिकेशन 4 मेजर फंक्शंस करती है किसी ग्रुप में, लेकिन इनमें से कौन सा पार्ट उस फंक्शन का नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड कंट्रोल, थर्ड मोटिवेशन, फोर्थ नेगोशिएशन। देखो कम्युनिकेशन के 4 मेजर रूल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन तो शेयर की जाती है, उसमें कंट्रोल भी किया जाता है कम्युनिकेशन कौन से अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। साथ में मोटिवेशन, कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेशन भी होता है, लेकिन नेगोशिएशन नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। मीन्स यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है, नोट अ पार्ट ऑफ फंक्शंस, कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विद द फॉलोइंग एक्ट्स। हमारा जो कंपनी एक्ट 2002 है रिप्लेस किया गया था कौन से एक्ट के साथ। फर्स्ट फेमा, सेकंड कंपनीज एक्ट 1956, थर्ड फेरा, फोर्थ MRTP। कंपनीज एक्ट जो 2000 एक्ट था वो रिप्लेस कर दिया गया था MRTP एक्ट से। ओके, जो 1969 में लागू हुआ था MRTP एक्ट। मीन्स हमारा जो रिवोल्यूशन आया था 1991 में, उससे पहले की बातें हैं ये उस टाइम लागू किया गया था MRTP एक्ट। लेकिन 2002 में इसको रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन एक्ट के साथ। तो हमें यही बताना था, लेकिन हम थोड़ा सा जो आपको पता होना चाहिए फेमा, फेरा और कंपनीज एक्ट के ऊपर हम अगर बात करना चाहें तो कम से कम एक आधे घंटे की वीडियो की ज़रूरत रहेगी। और कंपनीज एक्ट भी आपको पता है 1956 में चेंज हो चुका है, अब 2013 आ चुका है और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है कंपनीज एक्ट 2013, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में बात ना करके हम बात करेंगे फेमा, फेरा और MRTP के बारे में। ओके, चलिए फेरा क्या होता है। देखो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1973। इसको याद रखेगा, 1973 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। टू रेगुलेट इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन पेमेंट, सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय फॉरेनर्स। देखो हम 1973 की बात करते हैं, ये हमारे प्री रेवोल्यूशन की बात करें, हमारे जो हमारे आए थे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो 1991 में आए थे, राइट, तब लागू हुए थे। लेकिन ये जब पहले की बात कर रहा है तो उस टाइम बहुत सारी रेगुलेशंस थे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। उसमें क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, एक तरह से रेगुलेट किया जाता था, यू कैन से इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इतने आमदनी नहीं थी, मतलब इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी हमारी, तो उसमें जो हमने फॉरेन पेमेंट, सिक्योरिटी, क्योंकि हम इंपोर्ट भी काफ़ी करते थे उस टाइम, लोगों के पास चीज़ें नहीं थी, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। तो उस टाइम कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए फेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में। उसमें उनका मोटिव क्या था, इट एम एट कंजर्विंग फॉरेन करेंसी एंड इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मीन्स जो फेरा को लेके आए थे उसका मेन मोटिव यही था
कि करेंसी जो है उनके पास फॉरेन करेंसी, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। लेकिन अब ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। हम डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, रूल रेगुलेशन भी चेंज होते हैं, पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, ठीक है। तो एक नया रेगुलेशन आया फॉरेन एक्सचेंज के लिए जिसका नाम था फेमा। जब 1991 के बाद मीन्स जब रेवोल्यूशन जो हुआ था प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का, उसके बाद 1997 और 98 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया रिप्लेस फेरा, जो फेरा था उसको रिप्लेस करने के लिए विद फेमा। इसका मतलब प्रस्ताव रखा, बजट बनाया कि भाई 1997-1998 में ये बजट बनाया कि जो फेरा को मतलब ख़त्म करके इसकी जगह फेमा लेकर आना चाहिए, मीन्स कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो चेंज हो गई थी, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन आ गया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन हो गया था, तो उसके अंदर चेंज करना था। तो क्या हुआ, इट केम इनटू फोर्स ऑन June 1, 2000। ये कब फोर्स में आया, जून 2000 में। लेकिन हम फेमा को याद जब करते हैं 1999 से याद करते हैं, याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस तो हुआ था यहाँ पर, लेकिन फोर्स की बात कर रहे हैं तो 2000 में हुआ था, ठीक है। फेमा का एम्स टू प्रमोट फॉरेन पेमेंट एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने लगी है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसका एम क्या है फेमा का, ये एम इसका है प्रमोट फॉरेन पेमेंट्स एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एंड प्रमोट फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन कंट्री टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि उस टाइम हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं था, लेकिन अब आने लग गया था, तो अब नए रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फेमा इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम फिर बात करते कंपटीशन एक्ट 2002 और MRTP एक्ट 1969, थोड़ा इसका भी देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट, MRTP एक्ट, कंपनीज एक्ट 2002 और MRTP 1969। जो कंपटीशन एक्ट है 2002 जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो बेस्ड है ऑन पोस्ट रिफॉर्म्स। पोस्ट रिफॉर्म्स का मतलब 1991 के बाद, और ये तो 1991 से पहले की बात कर रहा है, तो ये प्री रिफॉर्म्स था, रिफॉर्म्स होने से पहले। अब कंपटीशन एक्ट है जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एज फैक्टर, इसने एक स्ट्रक्चर के रूप में लिया है और ये एक साइज के रूप में इसका फैक्टर था, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिवली मोर ऑटोनोमी फॉर द कंपटीशन कमीशन। ये एक तरह से ऑटोनोमी बॉडी है, एक तरह से ऑटोनोमी बॉडी है एक तरह से ये। लेकिन ये जो थी MRTP एक्ट, ये एक तरह से लिटिल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी था। अब बात करें पेनल्टीज की, तो कंपटीशन एक्ट के अंदर कुछ पेनल्टीज लेके आई, अगर कोई मिस्टेक होती है, कुछ रॉन्ग एक्शन लिया जाता है, कमिट किया जाता है, तो पेनल्टीज ऑफ ऑफेंसेस हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। ये प्रोएक्टिव है, मतलब एक्टिव है और फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन ये काफ़ी रिजिड था, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको शायद थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो दैट राइट ऑप्शन इज MRTP एक्ट, आपको बता दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 25th। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ। एडवर्टाइजमेंट किस तरह का फॉर्म है, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप। आप एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से देखते हो, एक तरह स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, डिफरेंशिएशन है या कॉस्ट रिलेशनशिप है, बताइए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि DSSB किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पुट करता है, ठीक है। और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत गहराई में करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो DSSB है या KVS है या फिर NVS है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। आप गहराई में जाने से पहले अपने कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और जो हमारी जो सीरीज चल रही है, जो हम चाहे हम मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं या फिर कोई आपके लिए जो अदर MCQs लेकर आ रहे हैं या सोल्यूशन कराते हैं, तो उनका मेन मोटिव यही है कि आपका टारगेट है कंप्लीट हो, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारे क्लियर हो जाएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो। तो हम यहाँ पे बात करें एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट एक तरह से डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। डिफरेंशिएशन क्यों होता है, देखो एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती ही क्यों है। एडवर्टाइजमेंट होती, मान लीजिए 2-3 कंपनी है, कोई एक पतंजलि है, एक क्लोजअप है, एक कोलगेट है, ठीक है। तीनों अपने अलग अलग
टूथपेस्ट लेकर आते हैं, बनाते तो तीनों ही टूथपेस्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं देन अदर, कि भाई हमारा बेटर है उससे, या हमारे जो पतंजलि वाला है, या फिर आप कहते हैं क्लोजअप वाला है, या फिर कोलगेट वाला है, तो वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे से हम अपने खुद के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, आप उन दूसरे जो दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेटर है और किस तरह से अलग है, तो एक तरह से क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट करता है वो। तो एडवर्टाइजमेंट एक फॉर्म होती है डिफ्रेंशिएशन की, चाहे वो सोप ले लो या फिर रेफ्रिजरेटर, कोई भी एग्जांपल ले लो, एडवर्टाइजमेंट अदर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 26। डैश इज द प्रोसेस वेयर इन वी एग्जामाइन एनवायरमेंट टू रिकॉग्नाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। वो कहते हैं वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एग्जामाइन करते हैं एनवायरमेंट को, कि हमारे बिजनेस को वो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, हमें उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैनिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, असेसमेंट, बताइए। आई होप बिजनेस एनवायरमेंट सभी को आता है, बहुत अच्छे से आता है, काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है ये, तो यस राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम जो हमारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को जो इफेक्ट कर रहे हैं उनको स्कैन किया जाता है, ठीक। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेज ऑन टू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट एंड लीव ऑल अदर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज टू अदर प्लेयर्स। इसमें कहा जा रहा है वो कौन सा टर्म है इनमें से जो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है कि सिर्फ वही काम करो जिसके अंदर आप बहुत बेटर हो, वो काम मत करो जो आप जिसमें बेटर नहीं हो। अगर जिसमें आप बेटर नहीं हो वो करना जरूरी है तो वो एक्टिविटीज हैं किसी और दूसरे प्लेयर्स को दे दीजिए। वो कौन सी टर्म है? फर्स्ट कोर कॉम्पिटेंसी, थर्ड कोर कैपेसिटी, थर्ड कोर प्रोडक्शन, फोर्थ कोर मैनेजमेंट। उस टर्म को बताना है कि जो जिसमें आप बेस्ट हो बस वही करो, आप उसको बताना है। बताइए क्या होता है। देखिए एक आउटसोर्सिंग नाम सुना होगा आपको, आउटसोर्सिंग काफ़ी बीओपी हैं, ठीक है, वो काम करते हैं इस पे। इसमें क्या होता है, एक फर्म होती है वो टारगेट करती है जिसमें वो बेटर होती है, और जो जिसमें वो बेटर नहीं है तो वो क्या करती है, दूसरे अदर फर्म, हो सकता है उनका बिजनेस खुद का ना हो, किसी और दूसरी कंपनी को अपना ऑर्डर दे देती कि भाई ये पार्ट आप बना दो, क्योंकि वो उसमें बेटर नहीं होते, किसी दूसरी कंपनी है वो उसमें बेटर है, तो वो कहते हैं ये वाला काम हमारा आप कर दो। तो एक तरह से क्या है, ये कोर कॉम्पिटेंसी है कि आप सिर्फ वही काम करते हो जिसमें आप बेटर हो। अगर आप जिसमें बेटर नहीं हो और उसकी ज़रूरत है तो आप दूसरी कंपनी से सर्विस ले लेते हो कि भाई आप हमारा ये काम कर दीजिए। तो एक तरह से आउटसोर्सिंग है ये आउटसोर्सिंग में ऐसा होता है। ये आउटसोर्सिंग एक टर्म है जिसमें हम सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें हम बेटर हैं, और कोई ऐसे काम है हमारी कंपनी के ही जो जिसमें हम बेटर नहीं है तो वो दूसरी कंपनी से हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी, कि हम जिसमें हम बेटर हैं वही काम करते हैं। कॉम्पिटेंसी मतलब हमारी खुद की पोटेंशियल, किसमें बेटर है हम लोग। 28th, द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स टू एज, एक ऐसी नीड जिसमें रियलाइज किया जाता है व्हाट वी आर, हम क्या हैं, एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल, हम क्या हैं और हमें अपने आप को डेवलप करना है फुलेस्ट पोटेंशियल तक। तो उसको क्या रेफर करते हैं, फर्स्ट एस्टीम नीड्स, सेकंड सोशल नीड, थर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एंड फोर्थ ग्रोथ नीड्स। ऑप्शंस को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ऑप्शंस हैं दे रखे हैं मास्लो की हिरार्की थ्योरी से, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो टॉप पर होती है, जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके अंदर जो इंसान होता है वो क्या करता है, खुद को पहचानने की कोशिश करता है और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो वो किस में आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। खुद को इम्प्रूव कर रहा है अपनी पोटेंशियल तक, फुलेस्ट पोटेंशियल पर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है कि हम क्या हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, A process of subdivision of market is determined termed as, कह रहे प्रोसेस जिसमें सब डिवीजन किया जाता है मार्केट को, उसको क्या कहते हैं।
STP सभी ने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेटेजी, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, बहुत अच्छा टर्म है और इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो बताइए, देखिए सेगमेंटेशन का मतलब है कि हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो इसमें भी यही सब डिवीजन करना मार्केट का, तो क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। थोड़ा सा हम गो थ्रू हो जाते हैं इससे क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड सेगमेंट मार्केट, मीन्स वही बात है कि हम अपने मार्केट को पहले पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप्स में, ओके। उसके बाद डेवलप प्रोफाइल फॉर रिजल्टिंग सेगमेंट। अब हमें जो मिल गया, मान लीजिए हमें इसको टारगेट करना है, इस पर काम करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रोफाइल की इसको डेवलप करते हैं, इस प्रोफाइल इसकी, इस सेगमेंट की। अब हम क्या करते हैं, इस सेगमेंट की प्रोफाइल को डेवलप करेंगे। बात करेंगे फिर टारगेटिंग की। हमें सेगमेंट तो कर लिया, अपना जो मार्केट थी वो सेगमेंट तो कर लिया, अब उसको टारगेट करेंगे। किससे करेंगे, अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट। हम इवेलुएट करेंगे, हम इनमें देखेंगे कि कौन सा बेस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है हमारे लिए। इसके बाद सिलेक्ट द टारगेट सेगमेंट, और जो हमें अच्छा लग रहा है इसमें से उसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पोजिशनिंग करेंगे। पोजिशनिंग कैसे करोगे भाई, आप कम्युनिकेशन करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, राइट, तो उसको पोजिशन कर दोगे ताकि जो वहाँ के कस्टमर्स हैं, जो पीपल हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो आपको पहचानना स्टार्ट कर दें, उनके माइंड में आपका नाम हो, आपकी कंपनी का, आपका प्रोडक्ट का। पोजीशनिंग का मतलब यही है कि कस्टमर्स के माइंड में आपके प्रोडक्ट का पोजीशन बना दी जाए, कि वो उसकी पहचान हो कि ये चीज़, पर्टिकुलर चीज़ इस नाम से पहचानी जाती है। भाई कोलगेट है, उसको सबको पता है ये टूथपेस्ट है ना, मीन्स उसने अपनी एक पहचान, एक पोजीशन बना रखी है कस्टमर के माइंड में कि वो एक टूथपेस्ट, बेटर टूथपेस्ट है, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुई, पोजीशनिंग हो गई। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30th। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। गवर्नमेंट, मैनेजर, स्टॉक होल्डर या सप्लायर। सप्लायर, स्टॉक होल्डर और मैनेजर ये आउटसाइडर्स होते हैं, लेकिन जो मैनेजर की बात, इंटरनल की बात करें तो मैनेजर क्या होता है, इंटरनल यूजर होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। विच रेशियो अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इनमें से जो नीचे दे रखे हैं, इनमें कौन सा रेशियो है जो यूज किया जाता है बेस्ट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बताइए। डेब्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, करंट रेशियो या फिर टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। देखिए जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या बताता है हमें, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को बताता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, देख लीजिएगा, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इट्स ओके, भावना को समझो। सेकंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, देखो यहाँ पे यहीं से टर्म से पता चल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स, सॉरी, रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब हमें रिटर्न मिल रहा है एसेट्स पे, तो मतलब हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है उसी की तो बात कर रहे हैं, और यहीं पे हमें मेजर करना है प्रॉफिट को। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है। करंट रेशियो की बात करें तो इससे क्या पता चलता है, कंपनी की लिक्विडिटी मेजर की जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो की। इससे हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट जो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका पता चलता है कि भाई आप एक बिजनेस है, वो उतना तो प्रॉफिट कर रहा है कि जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है उसको वो कवर कर दे, ठीक है। एक इंटरेस्ट को भी पे करते रहे, उसके बाद भी उसके पास कुछ प्रॉफिट बच जाए, तो मीन्स जो हमने इंटरेस्ट, जो डेब्ट बाहर से उठा रखा है, एटलीस्ट उसका हम इंटरेस्ट तो कवर कर पाएँ, ठीक है। तो वो क्या है, फोर्थ। तो राइट ऑप्शन इज माय डियर फ्रेंड सेकंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 32nd, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय। ये भी लड्डू क्वेश्चन है। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's हैं, किसने दिए थे, पीटर एफ ड्रकर ने, JRBT ने, मैककार्थी ने या फिर हंसन ने। लड्डू क्वेश्चन है, सभी को पता है, यस मैककार्थी, जिन्होंने 4 P's मार्केटिंग के 4 P's दिए थे।
33, the process of ensuring that employees' activities and outputs match the organization's goals is called. इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, the process of ensuring that employees' activities and outputs match the organization's goals is called. इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो ऐसा प्रोसेस जिसमें इंश्योर किया जाता है कि एम्प्लॉय की एक्टिविटी, जो भी एम्प्लॉय एक्टिविटी करता है या आउटपुट जो उससे रिजल्ट निकलता है, जो उसकी एक्टिविटीज से मैच करे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के साथ, वो कौन सा प्रोसेस होता है। समझ गए कि भाई जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपने जो आपने एम्प्लॉयज ले रखे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उनसे रिजल्ट निकलता है, वो टोटली किससे मैच होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। तो उनको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस इंश्योर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। फर्स्ट जॉब एनालिसिस, सेकंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, थर्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड फोर्थ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ही तो आप इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉयज वही काम करें, वैसे ही परफॉर्मेंस दें, जिससे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव हो पाए। ठीक है, राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ फर्म आर गाइडेड बाय। जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं किसी भी फर्म के, वो किससे गाइड किए जाते हैं। फर्स्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, सेकंड फाइनेंशियल लीवरेज, थर्ड रिटेंशन रेशियो एंड फोर्थ फर्म्स वेल्थ। फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, जो आप बजटिंग करते हो। मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, वही आपका फाइनेंशियल डिसीजन है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अपना फाइनेंशियल डिसीजन लोगे। उसके अंदर आप क्या देखते हो, उसके अंदर आप देखते हो रिस्क और रिटर्न। मान लीजिए कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो, किसी भी प्लांट में, मशीन में, मटीरियल में या प्रॉपर्टी में, कहीं भी आप चाहे फिर शेयर्स में, कहीं भी पैसा लगा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, अपनी फाइनेंशियल डिसीजन, उसका रिस्क और रिटर्न देखते हो, राइट। कि भाई जो हम पैसा लगा रहे हैं उसमें अंदर कितना रिस्क और कितना रिटर्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। आप इसके बारे में समझ गए होंगे, रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक पर्सन है ए, इसके पास 2 लाख रुपीज है। अब ये सोच रहा है मैं अगर 2 लाख रुपए बैंक में डालता हूँ, बैंक में जाके डालता हूँ, तो उसको 4% इंटरेस्ट मिलता है और उसका सेफ है पैसा भी। लेकिन अगर वो शेयर मार्केट में जाता है, मान लीजिए वो शेयर मार्केट में जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको 10% मिल रहा है शेयर पे, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे जो है, अगर बैंक की बात करें, रिटर्न कम है, रिस्क ज़्यादा है। लेकिन हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, अगर ये शेयर मार्केट में जाता है तो इसके लिए रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। समझे। तो ये क्या है, एक तरह से जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या देखता है, रिटर्न और रिस्क अपना एनालाइज करके चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, गैप इज द एक्रोनिम ऑफ फॉर। हमें गैप की फुल फॉर्म बतानी क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, ये यही है, सभी को पता होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, ये गैप की फुल फॉर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट पे चलिए 36, द चेंज इन द शेयर होल्डिंग रिटर्न caused by the change in the profit is termed as। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है जब शेयर होल्डर की रिटर्न चेंज होती है किसकी वजह से, चेंज इन द प्रॉफिट इज टर्म्ड एज। शेयर होल्डर की अगर रिटर्न है वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर प्रॉफिट प्लानिंग। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है।
36। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज है, कैसे है थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब आपको पता है ना कि भाई डेब्ट आप ले रहे हो या फिर आप इक्विटी फॉर्मेशन कर रहे हो, मीन्स स्ट्रक्चर पे चल रही है आपका बिजनेस। इक्विटी और डेब्ट का जो रिलेशन होता है वो आप किस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है अपने बिजनेस में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास डेब्ट ज़्यादा है तो आपकी क्या होगी, इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप इक्विटी ज़्यादा ले रहे हो, डेब्ट कम ले रहे हो, तो शेयर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होती है, एक तरह का इंडिकेशन होता है हाउ अ कंपनी कॉस्ट आर स्ट्रक्चर्ड एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। एक तरह का स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, एक तरह का ऑपरेशन से समझ गए होंगे आप। जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशन जो होता है ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ, वो जो होता है उसके अंदर कॉस्ट को स्ट्रक्चर किया जाता है। कंपनी में जो कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज रखने की कोशिश की जाती है, सो दैट उनको ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट मिल जाए, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे एटलीस्ट उनका कवर हो जाए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है एटलीस्ट उसको कवर कर पाएँ वो लोग, ठीक है। तो ये तो होती है ऑपरेटिंग लिवरेज में। लेकिन हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेब्ट यूज टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। वो कहता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ डेब्ट यूज कर रखा है किसी भी कंपनी के अंदर ऑपरेशंस में, तो ये किस में आता है, फाइनेंशियल लेवरेज में। तो हमें यही तो पता करना था कि ये कौन सी एक्टिविटीज होती है, फाइनेंशियल लेवरेज। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ, जो हमारा क्वेश्चन पहले भी आया था 35th या 34th। तो उसमें हमने रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ के बारे में जाना था और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। यहाँ पे देखिए रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ में क्या होता है, इज एन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल दैट इंडिकेट्स दैट द हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिवॉर्ड। जितना आपका रिस्क होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में उतना ही आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, मीन्स उतना ही प्रॉफिट भी होगा। जितना रिस्क होगा उतना ही रिटर्न प्रोपोर्शनेट होगा, और जितना लो आपकी रिस्क होगा आपका रिटर्न भी उतना ही लेस होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैलकुलेट एंड एप्रोप्रिएट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इन्वेस्टर को क्या होना चाहिए, मस्ट कंसीडर मैनी फैक्टर्स। इसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब वो बात करते हैं कि रिस्क और रिटर्न की, तो इन्वेस्टर को काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इंक्लूडिंग ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस, कि वो कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है। भाई ऐसा ना हो कि आप रिस्क के चक्कर में आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आप अगर मान लें नुकसान भी होता है तो आप कितना बेयर कर सकते हो। द पोटेंशियल टू रिप्लेस द लॉस्ट फंड एंड मोर, और साथ में अगर इन केस आपका मनी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस हो जाता है तो आप कितना रिकवर कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल टू रिप्लेस लॉस्ट फंड, आपके आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक्ड माय सेशन। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। आपकी मेहनत को हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, साथ में आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, सो दैट आप अपना जो टारगेट है उसको क्लियर कर सकें और आप अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।